हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक चैप्टर वेक्टर। ठीक है, तो 12th क्लास मैथमेटिक्स जो वेक्टर जो है, इससे पहले भी हम वेक्टर का जो भी फंडामेंटल है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोग को दे चुके हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज बता दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज बता दिए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बता दिए हैं, जितना सारा प्रॉपर्टीज है सब बता दिए हैं। तो आज का इस क्लास में हम आप लोग का एनसीईआरटी बुक जो है 12th क्लास मैथमेटिक्स में उस वेक्टर का 10.2 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, यानी 12th क्लास मैथमेटिक्स में वेक्टर चैप्टर जो है 10th चैप्टर उसका 10.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम आपको आज बताने वाले हैं। ध्यान दोगे ये है हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स वेक्टर का एक्सरसाइज 10.2। इसमें जो भी क्वेश्चन है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लोगे क्योंकि इसी क्वेश्चंस को हम एक एक करके आप आज का क्लास में सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। ध्यान दोगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी यहाँ जो आप लोग को स्क्रीन में तीन फैक्टर जो दिख रहा है, इन तीनों का हमें क्या करना है? तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप लोग को पता होगा मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान दोगे सबसे पहले अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर xi प्लस yj प्लस zk, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड यानी इसमें हम लोग मोड लगा देंगे, ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ अंडर रूट लेते हैं। इसके बाद आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है, के का जो कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर। ठीक है, बाकी इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो उसका क्या होता है? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो एक वेक्टर दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे? जो वेक्टर है उसका हम मोड लगा देंगे, फिर क्या लेंगे? अंडर रूट लेंगे। ठीक है, फिर आई जो है तो आई का जो कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर लेंगे, फिर जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे, फिर के का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ध्यान दोगे सबसे पहले हम लोग ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट, यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट क्या है? तो 1, जे का कॉफिशिएंट क्या है? 1, के का कॉफिशिएंट क्या है? 1, तो सभी का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा इसका? तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 3। यानी फर्स्ट फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो अंडर रूट 3 होगा। अब हम बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो इसमें मोड लगा दिए अंडर रूट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट क्या है? तो 2, तो 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस जे में क्या है? -7, तो -7 का स्क्वायर लेंगे प्लस के क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर लेंगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, -7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आ जाएगा अंडर रूट 62। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सी का मोड। ठीक है, तो अंडर रूट इसमें भी तो क्या आ जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर प्लस फिर जे में 1/√3
1/√3 का स्क्वायर प्लस के जब का जो कॉफिशिएंट है उसका √3 का स्क्वायर, यानी जितना सारा वेक्टर है सभी का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आ जाएगा तो ऊपर आएगा 1 + 1 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा, तो 3/3, यानी कितना आ गया, √1 दैट इज 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, तो √1 आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी ऐसा दो वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ऐसे तो बहुत सारा वेक्टर्स हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकता है। तो कोई भी दो वेक्टर अपने से ले लेना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो डिफरेंट होगा। इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, बस ऐसा लेना है जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। तो यहाँ देखो डिफरेंट, देखोगे डिफरेंट हम अगर मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ फाइंड कर देते हैं सेम उसी की तरह, तो आई में 2 है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जे में 1 है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, के में 1 है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 + 1 + 1, यानी कितना आ जाएगा, तो √6। ठीक है, अब बी का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 + 1 + 1, यानी कितना हो गया √11। ठीक है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सो डिफरेंट है, ए का मोड नॉट इक्वल टू बी का मोड, इक्वल नहीं आया। तो ये जो कोई जरूरी नहीं है कि हम जो एग्जाम्पल लिए हैं वही एग्जाम्पल आप भी लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ अलग भी हो सकता है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट आना चाहिए। मैग्नीट्यूड यहाँ नंबर कुछ भी चेंज हो जाए, बस ऐसा कुछ नहीं लेना है कि सेम आ जाए। ऐसा भी वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, बट यहाँ ऐसा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेना था, दो डिफरेंट वेक्टर्स लेना था जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो हम ले लिए। इसका अगला में 3 में है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम, सॉरी यहाँ मिस्टेक किए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करना था, क्वेश्चन में ध्यान दोगे थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्या करना है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। डिफरेंट वेक्टर लेना था जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट हम मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दोगे, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, ये नहीं होगा। ऐसा दो डिफरेंट वेक्टर लेना है, यानी दो वेक्टर जो हमें लेना है वो दोनों वेक्टर क्या होगा, तो डिफरेंट होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है, ध्यान दोगे। जैसे कि यहाँ पर हम बी लेंगे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं, कॉफिशिएंट का सिर्फ उलट फिर कर देना है, कॉफिशिएंट को इधर उधर कर देना है, या फिर कहीं प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं आई, इसको इधर ले जाते हैं, प्लस के। अब ये जो दो वेक्टर है ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट इक्वल होगा, यानी यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट और यहाँ का आई का कॉफिशिएंट अगर इक्वल है, जे का कॉफिशिएंट और जे का कॉफिशिएंट इक्वल है, के का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट अगर इक्वल है, तो दोनों वेक्टर इक्वल होगा। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यानी ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेक्टर है। ठीक है, बट अगर यहाँ मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो ऐसा ही कुछ करना था, दो डिफरेंट वेक्टर लेना था जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल दें, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 + 1 + 1, यानी इसका आ जाएगा √6। अब बी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर √1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 + 4 + 1, इसका भी आ जाएगा √6, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, तो सेम आ गया।
यानी हमें दो डिफरेंट वेक्टर लेना था जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हो ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है तो सेम है। अब इसके बाद 3 में है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। फिर से दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखना है जिसका डायरेक्शन सेम हो। तो ध्यान दोगे, ए में हम ले लेते हैं 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। अब एक दूसरा वेक्टर हम लेते हैं 4i माइनस 2j प्लस 2k। एक चीज ध्यान रखोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है? मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, दोनों डिफरेंट भी है। i का कोफिशिएंट 2 है, i का कोफिशिएंट 4 है, j का कोफिशिएंट -1 है, j का कोफिशिएंट -2 है, k का कोफिशिएंट 1 है, k का कोफिशिएंट +2 है। सीधी सी बात है, दोनों वेक्टर हमारा डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ठीक है। बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम हम लोग पता कैसे करेंगे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल कब होगा? तो ध्यान दोगे, यहाँ से b इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2i माइनस जे प्लस के, यानी इसे हम लिख सकते हैं ऐसा 2 इंटू ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी अगर दो वेक्टर हो, दो वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर में कोई पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से दूसरे के बराबर आ जाए तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है। तो अपने से हम क्या किए, बस इसको डबल कर दिए, इसको डबल कर दिए, इसको डबल कर दिए। यानी ये जो दो वेक्टर है ये दोनों क्या है तो डिफरेंट वेक्टर्स है जिसका डायरेक्शन सेम है। तो यहां लिख सकते हैं ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिए हैं वही हो, अपने से आप कुछ अदर भी ले सकते हो। बस ध्यान में रखना है, जैसे हम इसको ट्वाइस किए तो इसको दोनों को भी ट्वाइस कर दिए। अगर इसको हम 3 गुना करते तो इन दोनों को भी 3 गुना करना पड़ता। अगर इसको हाफ कर देते तो उन दोनों को भी हाफ करना पड़ता। अगर इसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई करते, मतलब एक इक्वल नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो डायरेक्शन सेम रहेगा बट मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि कोफिशिएंट जब तक, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जब तक सभी का इक्वल ना हो वो इक्वल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, वहां जो दो वेक्टर्स जो दिया हुआ है उसे हम एक को हम a लेट कर लिए और एक को b लेट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है ध्यान दोगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द वेक्टर्स, यानी ये दोनों वेक्टर्स क्या होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए। तो पता होना चाहिए आप लोग को कि दो वेक्टर इक्वल, a इक्वल टू क्या है तो b है। अब इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, दोनों इक्वल। तो पता होना चाहिए कि दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल हो, तो बराबर हो तो वो इक्वल होता है। तो ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो यहाँ से i का कोफिशिएंट और यहाँ से i का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से j का कोफिशिएंट जो y है और यहाँ से j का कोफिशिएंट जो 3 है वो इक्वल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या आ गया तो 3 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, 5 में क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। ठीक है, तो ध्यान दोगे, गिवन 2 पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स आर, एक पॉइंट को हम a लेट कर लेते हैं 2 1, ठीक है, और दूसरे को हम b लेट कर लेते हैं -5 7। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स
ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट निकालना है और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। यानी ये जो है सो इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है तो इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है तो टर्मिनल पॉइंट है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं ए, और यहाँ पर हम एंड पॉइंट ले लेते हैं बी। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है तो 2 1 है, और एंड पॉइंट क्या है तो -5 7 है। ठीक है, तो इस वेक्टर को फाइंड करना है, डायरेक्शन इसका इस साइड है इधर। ठीक है, इस वेक्टर को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर ऐसा यहाँ दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये जो ए है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ से 2 है तो क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा j आ जाएगा। अगर यहाँ एक पॉइंट और होता तो k के कंपोनेंट बनता वो, बट वैसा है नहीं। अब हम यहाँ से लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b का पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा -5i आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा तो +7j आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन हमारा बी की तरफ है तो यहाँ से वेक्टर जो हम फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे तो वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे ए बी का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो पहले जो लास्ट में है टर्मिनल पॉइंट को पहले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, उसके बाद जो इनिशियल पॉइंट है उसे लेंगे, ये बताया गया है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का वेक्टर निकालना हो तो जो बाद में है उसको पहले कर देना है और जो पहले है उसको बाद में कर देना है। अब यहाँ से हम b का पोजीशन फैक्टर लेंगे तो b का पोजीशन फैक्टर क्या है, ये है -5i +7j, फिर माइनस a का पोजीशन फैक्टर 2i +j, ये आ गया। अब यहाँ से लिखोगे -5i +7j, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2i आ जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो j आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, -5 से -2 करेंगे तो -7, 7j से -j करेंगे तो 6j, वेक्टर आ गया हमारा। फिलहाल हम क्या निकाल लिए, वेक्टर निकाल लिए यहाँ से। अब अगर वेक्टर निकाल लिए तो अब हमें यहाँ स्केलर कंपोनेंट पूछा गया था। स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा -7, 6, क्या हो जाएगा -7, 6। अब वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा तो -7i, 6j, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, इन तीनों का हमें क्या करना है तो सम फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को हम ऐड करेंगे। तो वेक्टर को ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने एकदम सिंपल सा तरीका है, जो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट टर्म है उसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड करना है तो इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे, तो i और i को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा, 2i से -2i कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0i आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद j वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस वाले को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 में से +4 करेंगे तो -4 बचेगा। ठीक है, इसके बाद k वाले में से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से -7 करेंगे तो -k बचेगा। यानी इसका आंसर फाइनली क्या आ गया -4j और -k आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, यानी ये जो वेक्टर दिया हुआ है ना, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। और जब किसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका एकदम सीधा सा फॉर्मूला होता है, जिसे हम ए का निकालना है तो ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब जिसके डायरेक्शन का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने अभी आप लोग को हम बता चुके हैं, अंडर रूट ले लेंगे, i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर करेंगे, j का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर करेंगे,
के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 + 4, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ √6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा a/mod(a), ठीक है। अब ये जो a है यहाँ पर उसको ले लेते हैं, अब a का मोड है √6 से डिवाइड करेंगे तो ये √6 सब में अलग अलग अगर कर देते हो तो i/√6 हो जाएगा, प्लस j/√6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2/√6 हो जाएगा, यानी ये हमारा आ गया इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान दोगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। वेक्टर PQ का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है, जिसमें से P एंड Q दिया हुआ है, गिवन 2 पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स आर, एक P दिया हुआ है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 दिया हुआ है, और Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5 6, ये दिया हुआ है 2 पॉइंट, ठीक है। यानी एक दिया हुआ है 1 2 3 और एक दिया हुआ है 4 5 6 रेस्पेक्टिवली, और निकालना क्या है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, अभी पिछले क्वेश्चन की तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा I + 2j + 3k, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q का पोजीशन वेक्टर, तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सो ध्यान दोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा 4i + 5j + 6k, ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से PQ पहले फाइंड कर लेते हैं, तो PQ कैसे फाइंड करोगे, जैसे कि फॉर्मूला बताया गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहले बाद वाले को लेंगे, यानी क्या होगा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ठीक है, इसके बाद माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ध्यान रखोगे यहाँ पर जो बाद में जो पॉइंट रहता है, पहले टर्मिनल पॉइंट उसके बाद इनिशियल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारा ये है, क्या है 4i + 5j + 6k, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो क्या आ जाएगा i + 2j + 3k, ये आ गया। अब ये जो माइनस है, ये माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से i - 2j - 3k। अब इसे अगर सॉल्व कर दोगे, 4i में से i माइनस होगा तो क्या बचेगा 3i, 5j में से -2j करेंगे तो 3j, 6 में से -3 करेंगे तो +3k, ये आ गया, ठीक है। PQ तो निकाल लिए हम पिछले क्वेश्चन की तरह, फिलहाल हम वेक्टर निकाल लिए। अब अगर इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और इस मैग्नीट्यूड से इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दोगे हम PQ का पहले मोड निकालते हैं, ठीक है, तो PQ का मोड निकालेंगे तो ध्यान दोगे यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट सबका 3 है, I का भी 3 है, J का भी 3 है, K का भी 3 है, तो अंडर रूट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √9 + 9 + 9, यानी कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो ये 2 टाइम्स जो 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक √3 रह जाएगा, यानी ये क्या निकला, तो मोड निकला। अब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ PQ, यानी PQ के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसके भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना हो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो PQ को हम लोग PQ का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, PQ को PQ का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो PQ का वैल्यू हम लोग नीचे अभी क्या निकाले थे,
तो निकाले थे 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है। और पी क्यू का मोड क्या आया है, तो 3√3 आया है। अब ये जो 3√3 है इससे हम सभी को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो 3/3√3 आई, ठीक है, प्लस फिर इसको इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इसे इस 3 में भी डिवाइड कर देंगे। अब इसमें जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 1/√3। तो i/√3 आ गया प्लस j/√3 आ गया प्लस k/√3 आ गया, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। इसमें एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू दिया हुआ था, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ हम पी ले लिए। कैसे लिए, तो यहाँ 1 है तो 1i आ गया, यहाँ 2 है तो 2j आ गया, 3 है तो 3k आ गया। वैसे हम क्यू का पोजीशन वेक्टर ले लिए और पी क्यू फाइंड कर लिए। तो पी क्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहले टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसके बाद इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो क्यू का ये जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम यहाँ पर ले लिए, फिर माइनस, फिर पी का ये जो पोजीशन वेक्टर है उसे ले लिए। इस माइनस को हम सब में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, तो 4i में से i को माइनस किए, तो 4i में से i को माइनस किए तो क्या आ गया, 3i। 5j में से 2j माइनस किए तो 3j आ गया। 6k में से -3 किए तो 3k आ गया। अब इसका हम लोग मोड निकाल लिए, तो मोड निकाल लिए तो क्या आ गया, √3² प्लस 3² प्लस 3², ठीक है, यानी √9 + 9 + 9 ये आ गया हमारा, ठीक है, यानी 27 आ गया, जिसे हम 3√3 लिख सकते हैं। अब पी क्यू के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो जिसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो पी क्यू को पी क्यू के मोड से डिवाइड कर दिए। पी क्यू का वैल्यू यहाँ नीचे निकाले थे, 3i प्लस 3j प्लस 3k, मोड हमारा ये आ गया है। इसको तीनों में अलग अलग डिवाइड किए तो हमारा i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3 आ गया इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फॉर गिवन वेक्टर a एंड b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। यानी हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है a एंड b, ठीक है। यहाँ पर देखोगे a और b दिया हुआ है और हमें यूनिट वेक्टर अब जो निकालना है वो a प्लस b का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बस वैसे ही बनेगा, पहले हम लोग a प्लस b निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से उसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे a प्लस b। तो a प्लस बी निकालेंगे तो i और i वाले को ऐड करेंगे तो i आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो j में हमारा कोफिशिएंट 0 × j आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे तो k आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसका यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, √i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 + 0 + 1 यानी √2, मैग्नीट्यूड हमारा √2 आ गया। अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b, यानी a प्लस b का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो क्या करना है, a प्लस b को डिवाइड कर देना है, किससे, इसी के मैग्नीट्यूड से। a प्लस बी को a प्लस बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो a प्लस बी का वैल्यू ये आया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो i प्लस जे लिख सकते हैं, ठीक है। तो i प्लस जे हो गया और इसे डिवाइड करना है इसका मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड कितना है, तो √2 है, तो √2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा i/√2 प्लस j/√2, ये आ गया इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द a प्लस बी जब निकालना है, तो जब a प्लस बी का वैल्यू जो हम लोग पुट किए तो a प्लस बी में यहाँ पर j नहीं आएगा, j का तो कोफिशिएंट 0 है, j का कोफिशिएंट तो 0 है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा, k बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ k, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, j आएगा ही नहीं, j क्या कोफिशिएंट 0 हो चुका है, k हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8। यानी एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दोगे, ये वेक्टर दिया हुआ है और हमें एक नया वेक्टर फाइंड करना है इसके डायरेक्शन का, मतलब एक नया वेक्टर जो फाइंड करेंगे उसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के समान होगा बट मैग्नीट्यूड उसका 8 होगा, ठीक है। तो जब किसी वेक्टर के समान डायरेक्शन वाला वेक्टर निकालना हो
और मैग्नीट्यूड कुछ और बोला जा रहा है, तो सबसे पहले जिसके डायरेक्शन में जाना है हमें उसका यूनिट निकालेंगे, यानी इसका यूनिट निकालेंगे। और कितना मैग्नीट्यूड बोला है 8, तो उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड उसका 8 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे, तो इसका यूनिट निकालने के लिए हम लोग इसका मोड ले लेंगे। तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा इसका 25 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 30 आ जाएगा। तो अब ध्यान दोगे, क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विच हैज मैग्नीट्यूड 8, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो पहले इस डायरेक्शन वाला हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ए यूनिट निकाल लेते हैं। तो ए यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाय ए का मोड हो जाएगा। तो ए का वैल्यू तो हमारा ये है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ गया। अब ए का मोड है √30, √30 हम पुट कर दिए, ये आ गया। ये जो वेक्टर अभी आया है हमारा, ये वेक्टर क्या आया है पता है, ये हमारा यूनिट वेक्टर आया है। ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो यूनिट वेक्टर को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, ये जो यूनिट वेक्टर आया है उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा और डायरेक्शन किसके जैसा होगा, डायरेक्शन ए के जैसा होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू में ये ले लेते हैं 5i माइनस जे प्लस 2k बाय √30। तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और इसको वहां डिवाइड कर देंगे, यानी 40 बाय √30 आई आएगा। फिर माइनस, अब इस 8 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8j डिवाइडेड बाय √30। फिर इस 8 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा और डिवाइड में √30, 16k हो जाएगा, 16k बाय √30। ये आ गया हमारा इसका रिक्वायर्ड वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे, सो दैट दी वेक्टर्स आर कॉलिनियर, यानी ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है इसे हमें कॉलिनियर शो करना है। ठीक है, कॉलिनियर यानी यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ये जो दो वेक्टर हम यहाँ पर लेट किए हैं, एक यू लेट किए हैं और एक भी लेट किए हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों वेक्टर पैरेलल कब होगा और परपेंडिकुलर कब होगा, ये भी आप लोग को पता होगा कि आई जे के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, जो कॉफिशिएंट रहता है, उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, इसका a2 b2 c2 है। अगर इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो अगर इक्वल आ जाए, यानी a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, यानी आई का कॉफिशिएंट का रेशियो, जे का कॉफिशिएंट का रेशियो और के का कॉफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो पैरेलल होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए और अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों को पैरेलल शो करना है, पैरेलल यानी कॉलिनियर शो करना है, मतलब पैरेलल शो करना है। तो सबसे पहले इसे हम a1 मान लेते हैं, इसे a2 मान लेते हैं, इसे a3 मान लेते हैं, सॉरी a1 b1 c1 मान लेते हैं। लेट a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 4। दूसरे में जाते हैं, a2 इक्वल टू -4 और b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -8, ये ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि a1 बाय a2 का वैल्यू क्या आता है, तो आ जाएगा 2 बाय -4, सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद b1 बाई b2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो b1 का वैल्यू -3 है और b2 का वैल्यू 6 है, सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। फिर c1 बाई c2 सॉल्व करेंगे, c1 का वैल्यू 4 है और c2 का वैल्यू -8 है, सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। तो यहाँ ध्यान दोगे, a1 बाई a2 का वैल्यू -1/2, b1 बाई b2 का वैल्यू -1/2, c1 बाई c2 का भी वैल्यू -1/2। तो लिखेंगे सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल आ गया। देयरफॉर a इज
पैरेलल टू बी, यानी ए जो है सो बी के पैरेलल है, और अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, तो कॉलिनियर होगा। देयरफॉर वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉलिनियर, यानी ये क्या हो गया, तो वेक्टर जो है सो हमारा कॉलिनियर हो गया। ध्यान दोगे a1/a2 का वैल्यू, b1/b2 का वैल्यू, c1/c2 का वैल्यू सेम आ गया, तीनों सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है सो हमारा कॉलिनियर हो गया वेक्टर्स। ध्यान दोगे a1 b1 c1, यानी a1 b1 c1, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू 4, फिर a2 का वैल्यू -4, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू -8। अब a1/a2 फाइंड किए, मतलब 2/-4 किए, सॉल्व किए तो -1/2 आया। b1/b2, यानी b1/b2 किए तो -3/6 आ गया, यानी -1/2। c1/c2 यानी 4/-8 आ गया, यानी -1/2, यानी तीनों इक्वल आ गया। और यहाँ बता चुके हैं कि जब तीनों इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा मतलब कॉलिनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दोगे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज में जाना पड़ेगा। तो ध्यान दोगे सबसे पहले, ऐसे तो हम बता चुके हैं। अब एक वेक्टर है हमारा x इक्वल टू a इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो आई जे के का जो कॉफिशिएंट होता है उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। डायरेक्शन रेशियोज इसका क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्या होगा, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड जो है सो डायरेक्शन रेशियोज होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले इन दोनों को स्क्वायरिंग करके हम ऐड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो ध्यान दोगे इस एक्स को डायरेक्शन रेशियोज जो है ना, उस सभी डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो किससे, अंडर रूट इन तीनों को स्क्वायरिंग का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से वाई को भी डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से जेड को डिवाइड करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान दोगे यानी कोई भी वेक्टर में एक्स आई जे के का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे और उसमें अंडर रूट लगाएंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से उन सभी डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो जिसका क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ से जे का कोफिशिएंट क्या है तो 2, यहाँ से के का कोफिशिएंट क्या है तो 3। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम यहाँ पर लेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 + 9, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 14 आ जाएगा। अब इस अंडर रूट 14 से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो क्या आ जाएगा 1/√14, 2/√14, फिर 3/√14। ये क्या आ गया, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, क्या किए, इन तीनों को कोफिशिएंट को ले लिए, स्क्वायरिंग करके ऐड किए, अंडर रूट लिए तो अंडर रूट 14 आया। इस अंडर रूट 14 से इस तीनों को हम डिवाइड कर दिए तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। यानी ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद मिलाने के बाद जो वेक्टर बनेगा जिसका डायरेक्शन होगा ए से बी की ओर, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो ए और बी को ज्वाइन कर दिए, डायरेक्शन में बी की तरफ रहने दिए।
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यहाँ से ले लिए हम, पोजीशन वेक्टर बी हम यहाँ से ले लिए, फिर हम ए बी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर दिए, दोनों को पुट करके सॉल्व किए तो ये आया। ठीक है, अब हम डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से ले लिए तो -2 -4 और +4 आ गया, स्क्वायरिंग करके अंडर रूट लिए और ऐड करके सॉल्व किए तो 6 आ गया। 6 से तीनों को डिवाइड किए तो -1/3 -2/3 और +2/3 इसका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 में, सो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंडेड टू द एक्सेस OX, OY एंड OZ। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक तरीका आप लोग और बताते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम सिंपल सा हम इसका मोड निकाल लेंगे। कोफिशिएंट तीनों में 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से किए इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए a/a का मोड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से √3 को सब में डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आई, 1/√3 j और 1/√3 k। अब यहाँ यूनिट वेक्टर में जो i j k का जो कोफिशिएंट आता है उसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन सार तो क्या आ गया 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आप लोग को बताए हैं। अगर एक वेक्टर ए है जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है, लेट वेक्टर ए मैक्स द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा with the axis OX, OY and OZ respectively। यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। हमने ऐसा मान लिए कि एक वेक्टर है, वेक्टर a जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो पता है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? Then direction cosines of A are cos alpha, cos beta and cos gamma। ये बता चुके हैं। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ अगर रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा का एंगल बनाता है तो उस एंगल का जो कोसाइन होता है दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। बट डायरेक्शन कोसाइन तो हमारा 1/√3 1/√3 1/√3 आया है, यानी इन तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इन तीनों का वैल्यू यहाँ से ध्यान दोगे, तीनों का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। यानी लिखेंगे देयरफॉर कॉस अल्फा का वैल्यू भी आएगा 1/√3, कॉमा कॉस बीटा का वैल्यू भी आएगा 1/√3 और कॉस गामा का वैल्यू भी आएगा 1/√3, यानी तीनों इक्वल आ गया। Therefore cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma, that is alpha equal to beta equal to gamma। यानी ये जो वेक्टर ए है वो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। इसका मतलब है कि दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या हो गया? Therefore A is equally inclined to OX, OY and OZ। यानी तीनों के साथ ये जो है सो हमारा इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब बराबर बराबर एंगल से झुका हुआ है तीनों के साथ। ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R। ठीक है, एक पॉइंट R है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q का जो लाइन ज्वाइनिंग है उस लाइन ज्वाइनिंग को एक तीसरा पॉइंट R जो है वो डिवाइड करता है। हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, यानी P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। यानी एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, Q का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। एक तीसरा पॉइंट है R जो इसको एक बार इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है।
तो सपोज इंटरनली पहले हम ले लेते हैं, इंटरनली यहाँ पर डिवाइड कर रहा है आर इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि रेशियो 2:1 है, मतलब ये हिस्सा हमारा 2 है, ठीक है, और इधर का हिस्सा मेरा 1 है, ठीक है। तो इस आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ऐसे तो ये फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास और 11th क्लास ज्योमेट्री में ही पढ़े होंगे, यहाँ पर हम उसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर एकदम निकालने का सिंपल सा तरीका है, ध्यान दो कैसे निकालोगे। इधर वाले हिस्से को यानी इस लेंथ को हम इस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर वाले लेंथ को पी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू प्लस फिर क्या आएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पी से, यानी 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ पी ये, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो 2 + 1 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, तो 2 + 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि जो रेशियो दिया रहता है तो इस लेंथ को हम इस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर वाले लेंथ को पी से मल्टीप्लाई कर दिए और उसी रेशियो को नीचे ले जाके हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू यहाँ पर ये है, पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस में जे प्लस में के, ठीक है, उसके बाद प्लस में ये 1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ से लेंगे प्लस जे माइनस के, ये ले लिए। अब इसके बाद ध्यान दोगे यहाँ पर इस 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें तो आ जाएगा -2i प्लस 2j, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में i आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2j आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -k आएगा, ठीक है। और नीचे में क्या रहेगा, तो 3 रहेगा, ठीक है, ध्यान दोगे। अब इसे सॉल्व करोगे, -2i में से i प्लस हो जाएगा तो -i बचेगा, 2j में से 2j को ऐड करेंगे तो 4j होगा, 2k में से -k करेंगे तो +k होगा और डिवाइड में 3 आ गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं -i/3 प्लस 4/3j, ठीक है, और प्लस में k/3, ये आ गया। ये हमारा इसका पोजीशन फैक्टर आ गया जब इसको इंटरनली डिवाइड करेगा तो, यानी पी और क्यू का जो लाइन ज्वाइनिंग है उस लाइन ज्वाइनिंग को एक पॉइंट आर जब इंटरनली 2:1 का रेशियो में डिवाइड करेगा तो इस आर का पोजीशन फैक्टर ये होगा, ठीक है। अब इसी का सेकंड में क्या है सो ध्यान दोगे। सेकंड में क्या था कि इसी में एक्सटर्नली डिवाइड करना है, ठीक है, एक्सटर्नली हम इसी में चेंज करते हैं, ध्यान दोगे। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये पॉइंट होगा किधर। ये जो पॉइंट आर है इस लाइन के या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, ठीक है। तो हमें लेना किधर है, दोनों तरफ होगा नहीं, होगा तो एक ही तरफ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो रेशियो दिया हुआ है 2:1, 2:1 मतलब पहले वाले पॉइंट से उसका लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। 2/1 है मतलब पहले वाले पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इधर ले लेंगे तो पहले वाले पॉइंट का नज़दीक आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, यानी हमें इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट को हम अगर इधर लेते हैं, यहाँ पर ले लिए आर, ठीक है। अब अगर हम उसे ले लिए तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2 हो सकता है और ये हमारा 1 हो सकता है, ऐसा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही होगा। अगर हम इस लेंथ को यूज करेंगे तो Q से मल्टीप्लाई करेंगे और इस लेंथ को यूज करेंगे तो P से मल्टीप्लाई करेंगे। अंतर ये होगा कि बीच में जो यहाँ प्लस जो आता था वहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये माइनस इसमें यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो भी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -3i आ जाएगा, ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो जे वाला टर्म यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है, जे का टर्म ही नहीं आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस में 3k आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ, यानी ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q।
यानी पी एन क्यू दो पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। एक पॉइंट यहाँ पर पी है, यहाँ एक पॉइंट क्यू है, इसका मिड पॉइंट निकालना है हमें। तो दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना एकदम सीधा सा तरीका है, दोनों का पोजीशन वेक्टर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री में निकालते थे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पर भी वैसे ही अप्लाई करेंगे, दोनों को पोजीशन वेक्टर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बाय 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं, दोनों को ऐड किए हैं तो 2 से 4 ऐड किए 6 हो गया, 3 से 1 ऐड किए तो 4 हो गया, 4 से 2 माइनस किए तो 2 आ गया, डिवाइड किए। ये दोनों में अलग अलग डिवाइड करके शो कर सकते हो, हम नहीं दिखाएं, डायरेक्ट डिवाइड कर दिए। 6/2 का 3 आ गया, 4/2 का 2 आ गया, 2/2 का 1 आ गया। ये आ गया इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 17। तो क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दोगे, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। यानी एक त्रिभुज है जिसमें ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम था। तो कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब h² होता है p² + b², ये जब ये रिजल्ट लागू होता है, ठीक है, ध्यान दोगे, ये जब लागू होता है, यानी 3 साइड्स में से किसी 2 साइड्स का स्क्वायर को ऐड करने से तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो ये हाइपोटेनस होगा और इसमें से एक बेस होगा और एक एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, यानी सबसे पहले हम तीनों साइड्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ये सब अब डिटेल से जान रहे हो इसलिए हम शॉर्ट में जा रहे हैं इसमें, ठीक है। ए बी निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अप्लाई करके सॉल्व किए तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वही हमारा लेंथ ऑफ द साइड देता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द साइड यहाँ से हम निकाल लिए तो हमारा क्या आ गया, तो √35। अब स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से अगर स्क्वायर इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, सो ध्यान दोगे, ए बी का मोड का स्क्वायर आ जाएगा 35। सेम उसी प्रकार से बी सी का अगर हम निकाल लिए तो उसका स्क्वायर हमारा क्या आ गया, तो √41, क्या आ गया 41। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ से ए सी निकालते हुए चले गए तो हमारा 6 आ गया, ठीक है। क्या आ गया देख लोगे एक बार, 6 आ गया, ठीक है। अब अगर देखेंगे हम तीनों को अगर ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी का मोड स्क्वायर, ठीक है, मोड स्क्वायर प्लस ए सी का मोड स्क्वायर, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एक का आया है 35, एक का आया है 6, यानी हमारा 41 आ गया। और यही 41 किसका आया है, तो BC का भी आया है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB का जो मोड स्क्वायर आएगा प्लस AC का जो मोड स्क्वायर आएगा, ये किसके बराबर है, तो BC के मोड स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ठीक है, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। बाकी इन दोनों में से कोई एक बेस होगा और एक एल्टीट्यूड होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इसका राइट एंगल कौन सा एंगल होगा, ये मेरा हाइपोटेनस है, तो इसका सामने कौन होगा, ए होगा, तो ए यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, ए इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, ठीक है। यही तक लिखना है, ये तो खैर फॉर्मूला था हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 है, ध्यान दोगे। तो 18 और 19 जो है सो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। अब कि कौन किसके जैसा बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा मिड पॉइंट वाला एक क्वेश्चन बताए थे 16, तो 16 के जैसा बन जाएगा, ठीक है। और 19 जो है 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों को सम करना है, ये एक क्वेश्चन था 6 नंबर, तो 6 के जैसा बन जाएगा, ठीक है। 19 बन जाएगा 6 के जैसा
और 18 बन जाएगा 16 के जैसा। अब हम 20 में आते हैं। तो 20 में क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल इस प्रकार से दिया हुआ है और उसमें से चूज करना है कि करेक्ट कौन होगा, ठीक है, इसमें से सॉरी नॉट ट्रू, इसमें से सही कौन नहीं होगा वो बताना है। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार से का एक ट्रायंगल दिया हुआ हो तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस जिस ट्रायंगल का डायरेक्शन सेम ऑर्डर का हो उसे ऐड करने से डिफरेंट ऑर्डर वाले के बराबर में आएगा। यानी यहां से ए बी प्लस ए सी करेंगे हम, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। हमने अभी क्या बताया कि जिस जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो, जैसे कि अगर हम इस ऑर्डर में रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसा, इस ऑर्डर में किसका किसका मिल रहा है, ए बी जा रहा है, ए सी जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं बट ए सी उधर जा रहा है, ए सी का डायरेक्शन उल्टा जा रहा है, जिसके चलते इन दोनों का सम के बराबर ए सी हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए सी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब इसी में ध्यान दोगे कि जो ए सी है, अगर ए सी को हम सी ए लिख दे, सी ए तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना, पहले बता चुके हैं हम, पहले ही आपको बता चुके हैं, ये बहुत पहले बताया गया। ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी ए, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो है सो उल्टा हो जाता है, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है एक दूसरे का, तो एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे इसमें से क्या करना है, हमें इनकरेक्ट वेक्टर को शो करना है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दोगे ये जो चारों जो दिया हुआ है इसमें ढूंढना है कि इनकरेक्ट कौन है। तो सबसे पहले चीज ये जो ए जो है हमारा, ये ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये तो करेक्ट हो गया। बी जो है हमारा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये भी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, ये मेरा करेक्ट नहीं हो सकता है, ये मेरा गलत है, ठीक है। अब इसमें से देखोगे ए बी ले लिए। अब इस बी सी में हम क्या किए, अगर हम उल्टा कर देते हैं, बी सी को अगर हम सी ए कर देते हैं फिर से वही नेगेटिव हो जाएगा। ए बी को माइनस सी भी लिख सकते हैं, ए सॉरी बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी को इधर कर देंगे, इसको इधर, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा और प्लस में सी ए हो जाएगा। यानी ये भी मेरा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यानी इनकरेक्ट को ढूंढना था, इसमें कौन सही नहीं था वो ढूंढना था। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन है सो बताना है। तो पहला में तो दिया हुआ है हमारा, ध्यान दोगे पहला में दिया हुआ है बी इक्वल टू लैम्डा ए। तो अभी तो थोड़ा देर पहले बताया गया था कि किसी भी एक वेक्टर में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से अगर दूसरे के बराबर आ रहा है इसका मतलब दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो कॉलिनियर हो गया। यहाँ भी तो वही है, बीटा में +1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी में, या तो -1 तो उसके बराबर आ रहा है, ये भी मेरा कॉलिनियर है। फिर सी में है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, तो ये भी मेरा करेक्ट है, मतलब A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, अभी जो पैरेलल कंडीशन दिखाए थे ये भी मेरा पैरेलल हो गया, मतलब कॉलिनियर है। डी में है बोथ दी वेक्टर्स ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है तो कॉलिनियर होगा ना, तो ये भी है मेरा सही है, मतलब इसका तो कोई गलत ही नहीं है, यानी चारों का चारों मेरा सही है। हाँ हो सकता है डी में ऐसा मिस्टेक हो सकता है कि यहाँ पर लिखना था सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन लिखा हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये मेरा पैरेलल नहीं होगा। डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा तो पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा तो कॉलिनियर नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए था, तब जाके इसका आंसर डी होता, बट ऐसा कुछ नहीं है, लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन तो कॉलिनियर ही होगा, मतलब इसका चारों का चारों मेरा सही है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास में आप लोग के लिए 12th क्लास मैथमेटिक्स का वेक्टर्स का 10.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दें, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, अगले क्लास में इस चीज़ को खासतौर पर ध्यान में रखा जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और हम इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ला सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले क्लास में इसी फैक्टर का 10.3 और 10.4 का ही सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए, हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ आएंगे।